नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरों को। हजारीबाग के दीपूगढ़ में भीषण आगजनी, कपड़ा दुकान और रेस्टोरेंट जलकर खाक। समय रहते गैस सिलेंडर निकालने से बड़ा हादसा टला। हजारीबाग के दीपूगढ़ क्षेत्र में देर रात भीषण आग लगने से एक ही इमारत में स्थित दो दुकानें पूरी तरह जलकर खाक हो गई हैं। आग की लपटों में कपड़े की दुकान और पार्क व्यू रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट हॉल पूरी तरह समा गए हैं। घटना में लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई है। जानकारी के अनुसार आग इतनी तेजी से फैले कि कुछ ही मिनटों में दोनों दुकानें इसकी चपेट में आ गई। आग की लपटें पास की मेडिकल शॉप तक पहुंच गई थी। आग की लपटें पास की मेडिकल शॉप तक पहुंची, लेकिन स्थानीय लोगों की सतर्कता और दमकल विभाग की तत्परता से वहां बड़ा नुकसान टल गया। आधिकारिक तौर पर आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को संभावित कारण बताया जा रहा है। रेस्टोरेंट संचालक विकास यादव और कपड़ा दुकान मालिक अजीत कुमार मेहता के अनुसार इस अग्निकांड में उन्हें करीब 80 से 90 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। घटना के समय रेस्टोरेंट मालिक विकास यादव इमारत के निचले हिस्से में सो रहे थे। उन्होंने धुआं देखकर बाहर निकलने पर देखा कि पूरी दुकान आग की चपेट में है। उन्होंने शोर मचाकर आसपास के लोगों को आग के प्रति सतर्क किया। इसके बाद हजारीबाग फायर ब्रिगेड टीम को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर टीम पहुंची। दमकल कर्मियों ने 3 से 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया। दमकल कर्मियों ने रेस्टोरेंट में रखे गैस सिलेंडरों को समय रहते बाहर निकालकर संभावित विस्फोट से बड़ी दुर्घटना टाल दी। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया था, जिसे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नियंत्रित किया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आग लगने के कारणों को जानने की कोशिश की जा रही है। रांची में कल से सैफ सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, दक्षिण एशिया के 6 देशों के 300 एथलीट लेंगे भाग। सीएम हेमंत सोरेन करेंगे उद्घाटन। राजधानी रांची के मोहराबादी फुटबॉल स्टेडियम में कल से चौथी सैफ सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की शुरुआत हो रही है। इस प्रतियोगिता में दक्षिण एशिया के 6 देशों भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव और श्रीलंका के शीर्ष एथलीट हिस्सा लेंगे। भारत के 70 से ज्यादा एथलीटों की टीम 37 स्पर्धाओं में पदक की चुनौती पेश करेगी। इस प्रतियोगिता में 6 देशों के 300 एथलीट भाग ले रहे हैं। इस इवेंट को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आयोजन स्थल में दर्शकों का प्रवेश पूरी तरह से फ्री है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सैफ सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। 24 अक्टूबर को शाम 6 बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन और समापन समारोह के लिए 500 कलाकारों की टीम तैयार है। कार्यक्रम में झारखंड की संस्कृति और लोक परंपरा की झलक देखने को मिलेगी। 58,000 बच्चों को होगा लाभ। 9वीं 10वीं के छात्रों की 3 गुना, 11वीं 12वीं के छात्रों की 2 गुना बढ़ेगी छात्रवृत्ति। झारखंड के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले सामान्य वर्ग के प्री पोस्ट मैट्रिक स्टूडेंट्स की छात्रवृत्ति 2 से 3 गुना तक बढ़ेगी। 9वीं 10वीं के स्टूडेंट्स को 150 रुपए की जगह 450 रुपए छात्रवृत्ति मिलेगी। वहीं 11वीं 12वीं के बच्चों को 230 रुपए की जगह 500 रुपए छात्रवृत्ति मिलेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वीकृति दे दी है। इससे करीब 58,000 बच्चों को लाभ होगा। एक आकलन के मुताबिक इस बढ़ोतरी से राजकोष पर करीब 27 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ेगा। गौरतलब है कि झारखंड में SC, ST और OBC बच्चों को कल्याण विभाग छात्रवृत्ति देता है। उनके लिए कई योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन सामान्य वर्ग के बच्चों को लाभ नहीं मिलता था। इसको लेकर राज्य सरकार ने वर्ष 2021 से मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की थी, लेकिन इस योजना के तहत सरकार की ओर से उन्हें मामूली राशि दी जा रही थी। इस योजना को इसी वित्त वर्ष में शुरू करने की तैयारी है। इससे सामान्य वर्ग के बच्चों को भी काफी लाभ होगा। धनबाद की मंडी में छठ की धूम, विदेशी फलों से गुलजार होगा बाजार। लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर बाजार भी तैयार है। बाजार समिति बरवाडा में राज्य के अलग अलग जिलों के कारोबारियों का जुटान बढ़ गया है। बुधवार को मंडी में फल व खाद्यान्न कारोबारी की संख्या सामान्य दिनों से काफी ज्यादा रही। मंडी के थोक फल व खाद्यान्न कारोबारियों की माने तो महापर्व छठ में 200 ट्रक फल व खाद्यान्न की बिक्री होगी। गुरुवार को बाजार समिति मंडी से पूरे दिन में करीब 40 गाड़ियां फल व खाद्यान्न अलग अलग जिलों में भेजे गए हैं। इसकी संख्या शुक्रवार व शनिवार को और बढ़ेगी, ऐसा कारोबारियों का अनुमान है। मंडी के थोक केला कारोबारी धीरज कुमार ने बताया कि छठ को लेकर फलों की आवक बढ़ गई है। छठ में मंडी में करीब 100 ट्रक केला की खपत का अनुमान है। मंडी में अभी बंगाल का चिनिया केला आ रहा है। केला की थोक कीमत 150 रुपए से 350 रुपए प्रति घवद है। सेब के थोक कारोबारी मुनमुन केशरी व गोपाल बनवाल ने बताया कि छठ को लेकर 4 दिनों में ही फल और खाद्यान्न से भरे लगभग 200 गाड़ियां मंडी पहुंचेंगी।
झारखंड में कल से फिर बदलेगा मौसम। 24 से 27 अक्टूबर तक होगी मध्यम बारिश। तापमान में गिरावट से बढ़ेगी ठंड। झारखंड में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 24 अक्टूबर से राज्य के कई जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार है। वहीं आज सुबह से ही कोहरा जैसी स्थिति देखने को मिली है। मौसम विभाग ने कहा है कि दोपहर बाद आसमान साफ रहेगा और मौसम शुष्क बना रहेगा। इस दौरान अधिकतम तापमान करीब 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहेगा। हालांकि 24 अक्टूबर से दक्षिणी और मध्य झारखंड के हिस्सों में बादल छाने और गरज के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार 25 अक्टूबर को रांची, बोकारो, गुमला, खुंटी, हजारीबाग, रामगढ़, सिमडेगा, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम जिलों में मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे लोगों को हल्की ठंड का एहसास होगा। रांची का अधिकतम तापमान जो अभी 31 डिग्री के आसपास है, वह 24 अक्टूबर के बाद गिरकर 29 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वहीं राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्सों देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि 26 और 27 अक्टूबर को भी राज्य के कई हिस्सों में बादल छाए रहने और गरज के साथ हल्के से मध्यम बारिश की संभावना है। इससे छठ पर्व के दौरान मौसम का असर दिख सकता है। विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे अपनी फसलों को बारिश से बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। 3 दिनों के भीतर 7 लोगों की गई जान, तेज रफ्तार बना कारण। खुंटी सिमडेगा मुख्य मार्ग पर भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में गुमला जिले के कामडारा थाना क्षेत्र के पोकला टुरुंडू गांव निवासी 24 वर्षीय बंधना तोपनो और 43 वर्षीय टेमना टोपनो शामिल है, जबकि मृत महिला की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस मृतक महिला की पहचान करने में जुटी है। बता दें कि पिछले 3 दिनों के अंदर 7 लोगों की मौत सड़क हादसे में हो चुकी है। पुलिस के अनुसार बुधवार देर शाम ममरला गांव के पास बंधना अपने साथी टेमना टोपनो और एक महिला के साथ स्कूटी से खुंटी से टुरुंडू लौट रहा था। इसी दौरान ममरला गांव के पास किसी अज्ञात वाहन ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों की मौके पर मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही तोरपा थाना प्रभारी मुकेश हेम्ब्रम दलबल के साथ पहुंचे और शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दुमका एयरपोर्ट के सोलर प्लांट में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान, बड़ा हादसा टला। दुमका हवाई अड्डे के परिसर में लगे सोलर प्लांट में गुरुवार की सुबह भीषण आग लग गई है। यह घटना गुरुवार सुबह करीब 9 बजे की है। इस आगलगी में करीब 2 से 3 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान है। हालांकि एयरपोर्ट कर्मियों की सूझबूझ के कारण बड़ा हादसा टल गया। कर्मियों ने समय रहते हैंगर में खड़े 6 प्रशिक्षण विमानों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। आग लगने का प्रारंभिक कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार हवाई अड्डा परिसर को रोशन करने के लिए लगाए गए सोलर प्लांट के मुख्य कैबिन में अचानक आग लग गई थी। देखते ही देखते आग की लपटें सोलर पैनल तक फैल गई। परिसर से तेज लपटें और धुआं उठता देख एयरपोर्ट के अधिकारियों ने तत्काल नगर थाना पुलिस और दमकल विभाग को सूचित किया। सूचना मिलते ही दमकल की 2 गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया गया। एयरपोर्ट के कर्मचारियों ने बताया कि अगर समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो एयरपोर्ट के हैंगर में खड़े 6 प्रशिक्षण विमान भी इसकी चपेट में आ सकते थे। कोडरमा में फिर दिखा 40 हाथियों का झुंड। जयनगर के गांवों में डर के साए में रहे लोग। 4 महीने पहले मचाई थी तबाही। कोडरमा में एक बार फिर हाथियों का आतंक लौट आया है। बुधवार देर रात जयनगर प्रखंड के कई गांवों में करीब 40 हाथियों का झुंड देखा गया, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। वन विभाग की टीम रात भर उन्हें खदेड़ने में जुटी रही। हालांकि अब तक किसी तरह के जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं मिली है। बताया जा रहा है कि 4 माह पहले भी हाथियों के झुंड ने जयनगर और मरकच्चो प्रखंड के कई इलाकों में भारी तबाही मचाई थी। उस दौरान हाथियों ने किसानों की फसलों को रौंद दिया था और कई गरीब परिवारों के घरों को नुकसान पहुंचाया था। 3 महीने तक चले उस उत्पात में आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत भी हुई थी। लंबे संघर्ष के बाद वन विभाग की टीम उन्हें जंगल की ओर खदेड़ने में सफल हुई थी। बुधवार शाम जयनगर थाना क्षेत्र के गड़गी गांव के आसपास हाथियों का झुंड दिखाई दिया है। जमशेदपुर में गोदाम में लगी भीषण आग, पटाखे की चिंगारी से आग लगने की आशंका, सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। बुधवार देर रात जुगसलाई थाना क्षेत्र के नया बाजार स्थित पानी टंकी के पास एक गोदाम में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। हालांकि स्थानीय लोगों की सूझबूझ और दमकल विभाग की तत्परता से एक बड़ा हादसा टल गया। इस घटना में कोई हताहत या घायल नहीं हुआ है। जानकारी के अनुसार यह घटना करीब 10:30 बजे की है। अचानक गोदाम से तेज धमाके जैसी आवाज सुनाई दी। देखते ही देखते आग की लपटें ऊपर तक उठने लगी। कुछ ही मिनटों में धुआं पूरे इलाके में फैल गया। आसपास की बहुमंजिला इमारतों में रहने वाले लोग
घबराकर घरों से बाहर निकल आए। दमकल गाड़ियों के पहुंचने से पहले स्थानीय युवकों और दुकानदारों ने आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी थी। उन्होंने बल्टी, पाइप और पानी टंकी का पानी इस्तेमाल करते हुए आग पर काबू पाने की कोशिश की। कई लोगों ने एक दूसरे की छतों पर चढ़कर पानी फेंका ताकि आग पास की इमारतों तक न पहुंचे। उनकी सतर्कता के कारण आग ज्यादा नहीं फैल सकी। करीब 20 मिनट बाद दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने लगातार 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। आग जिस गोदाम में लगी थी वह स्थानीय व्यापारी बाल मुकुंद गोयल का बताया जा रहा है। गोदाम 2 ऊंची इमारतों के बीच स्थित है, जहां सैकड़ों प्लास्टिक की टंकियां, पाइप और अन्य सामग्री रखी हुई थी। प्रारंभिक जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि पास में फोड़े गए पटाखे की चिंगारी गोदाम में जाकर गिरी, जिससे आग लगी है। पुलिस और दमकल विभाग ने घटनास्थल की जांच की है। वहीं फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया है ताकि आग लगने के सटीक कारणों का पता लगाया जा सके। झारखंड में 16 आईपीएस का प्रमोशन जल्द, मनोज कौशिक बनेंगे एडीजी। कई आईजी डीआईजी रैंक में होंगे प्रमोट। झारखंड पुलिस सेवा में जल्द ही बड़ा फेरबदल होने वाला है, जिसमें झारखंड कैडर के कुल 16 आईपीएस अधिकारियों को 2 महीने बाद पदोन्नति दी जाएगी। इन अधिकारियों में एडीजी, आईजी, डीआईजी और एसपी से सिलेक्शन ग्रेड तक की पदोन्नतियां शामिल हैं। पुलिस मुख्यालय ने इन सभी पदोन्नतियों से संबंधित प्रस्ताव तैयार कर गृह सचिव के माध्यम से राज्य सरकार को भेज दिया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार की मंजूरी मिलते ही जल्द ही इसकी औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। मनोज कौशिक 2001 बैच एडीजी रैंक में पदोन्नत किया जाएगा। वे वर्तमान में रांची जोनल आईजी के साथ साथ सीआईडी आईजी का भी कार्यभार संभाल रहे हैं। ईडी का फर्जी समन भेजकर ठगना अब होगा मुश्किल, क्योंकि क्यूआर कोड लगाकर समन भेज रही जांच एजेंसी। स्कैन करते ही सच सामने आएगा। प्रवर्तन निर्देशालय के नाम पर फर्जी समन भेजकर ठगना अब आसान नहीं होगा। जांच एजेंसी अब क्यूआर कोड लगा समन भेज रही है। इसे स्कैन करते ही पता चल जाएगा कि उसकी सच्चाई क्या है। हाल में लोगों को डिजिटल अरेस्ट कर ठगने के मामले बढ़े हैं। इसे देखते हुए ईडी ने लोगों को जागरूक करने के लिए यह कदम उठाया है, ताकि तत्काल सच पता चल सके। यही नहीं, ईडी ने लोगों को जागरूक करने के लिए एक्स पर कई सामग्री भी साझा की है। लोगों से अपील की गई है कि अगर उन्हें कोई भी समन मिले तो तत्काल स्कैन कर उसका सच जान ले। इससे लोग ठगने से बचेंगे। जांच एजेंसी ने कहा कि ईडी किसी को ऑनलाइन अरेस्ट नहीं करता। अगर कोई ईडी के नाम पर कॉल करता है तो वो फर्जी कॉल है। इससे लोग सतर्क रहें। साइबर अपराधी ईडी अधिकारियों के नाम पर ऐसे कॉल करते हैं, उन्हें धमकी देकर और डरा धमकाकर उनकी गाढ़ी कमाई ठग लेते हैं। इसलिए ऐसे धोखेबाजों के झांसे में न आए। गौरतलब है कि ईडी झारखंड में साल 2022 से मनरेगा घोटाला, खनन घोटाला, जमीन घोटाला, टेंडर कमीशन घोटाला, बालू घोटाला, शराब घोटाला सहित कई बड़े मामलों की जांच कर रही है। ऐसे में ठग इन मामलों से जुड़े लोगों को ईडी अधिकारी के नाम पर कॉल कर उन्हें डराते धमकाते हैं, फिर उन्हें ठगी का शिकार बना लेते हैं। 8 माह से मनरेगा कर्मियों को नहीं मिला मानदेय। ई ट्रेजरी में तकनीकी खामियां बनी बाधा। झारखंड में मनरेगा कर्मी पिछले 8 से 10 महीने से अपने मानदेय का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ई ट्रेजरी सिस्टम में तकनीकी खामियां होने के कारण मानदेय भुगतान में देरी हो रही है। इसके चलते आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम के माध्यम से फंड ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। ग्रामीण विकास विभाग ने छठ पर्व से पहले कर्मियों को भुगतान सुनिश्चित करने के लिए पत्र जारी किया था, लेकिन अब तक राज्य के 2000 से ज्यादा मनरेगा कर्मियों को उनकी मेहनत की कमाई नहीं मिल सकी है। ज्ञात हो कि केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2024 से मनरेगा सहित कई केंद्रीय योजनाओं में एपीबीएस प्रणाली लागू की है, ताकि फंड ट्रांसफर में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाई जा सके। इसके तहत फंड सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो जाती है। हालांकि झारखंड की ट्रेजरी प्रणाली अभी तक इस नए सिस्टम से पूरी तरह अपडेट नहीं हो पाई है, जिसके कारण डिमांड जनरेट करने और फंड रिलीज करने में बाधा उत्पन्न हो रही है। छठ पर 27 व 28 अक्टूबर को शहर का ट्रैफिक प्लान बदलेगा। भारी वाहनों का प्रवेश रहेगा बंद। छठ महापर्व को लेकर शहर के ट्रैफिक प्लान में 27 व 28 अक्टूबर को बदलाव किया गया है। 27 अक्टूबर की सुबह 8 बजे से लेकर रात 11 बजे तक और 28 अक्टूबर की अहले सुबह 2 बजे से 10 बजे तक भारी मालवाहक वाहनों का शहर में प्रवेश वर्जित रहेगा। ये वाहन रिंग रोड होकर अपने गंतव्य तक जा सकेंगे। इसके अलावा नो एंट्री का समय पूर्ववत रहेगा। 27 अक्टूबर को रांची शहर में 2 बजे से रात 8 बजे तक सभी छोटे मालवाहक वाहनों का प्रवेश और परिचालन वर्जित रहेगा। 27 को ही दिन के 3 बजे से रात 8 बजे तक चांदनी चौक, कांके और राम मंदिर के बीच ऑटो और ई रिक्शा का परिचालन वर्जित रहेगा। 27 अक्टूबर को अल्बर्ट एक्का चौक से चडरी तालाब की ओर जाने वाले और जेल चौक से अल्बर्ट एक्का चौक जाने वाले रोड में सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन वर्जित रहेगा। आवश्यकता अनुसार अन्य मार्गों को अल्प समय के लिए डायवर्ट और बंद किया जा सकता है। लोगों को नहीं मिल रही सीट। रांची से बिहार यूपी जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़, स्पेशल ट्रेनों की मांग।
छठ महापर्व के मद्देनजर राजधानी रांची और आसपास के जिलों से बिहार, उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यों में जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ रेलवे स्टेशनों पर उमड़ने लगी है। हर साल की तरह इस बार भी हजारों की संख्या में लोग अपने गांव घर छठ पूजा मनाने जा रहे हैं, लेकिन सीमित ट्रेनों और सीटों की वजह से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। झारखंड पैसेंजर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र सरावगी व प्रदेश सचिव प्रेम कटारुका ने हटिया और रांची से पटना, भागलपुर, समस्तीपुर, जयनगर, गोरखपुर जैसे प्रमुख रूटों पर विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की मांग करते हुए डीआरएम को पत्र लिखा है। इनका कहना है कि नियमित ट्रेनों के अलावा इनके पीछे पीछे अतिरिक्त विशेष ट्रेनें चलाई जाएं ताकि यात्रियों की भीड़ को संभाला जा सके। यात्रियों को समय पर जानकारी देने और टिकट उपलब्धता बेहतर करने का भी सुझाव दिया गया है। रेल प्रशासन से अपेक्षा है कि समय रहते जरूरी कदम उठाए जाएंगे ताकि छठ व्रती सुगम यात्रा कर सके। ऑनलाइन दोस्ती फिर ट्रेडिंग का झांसा, रांची की लड़की से हो गई 8.5 लाख से ज्यादा की ठगी। रांची की एक युवती से ऑनलाइन दोस्ती कर साइबर अपराधी ने 8.5 लाख से ज्यादा की ठगी कर ली है। पीड़िता पूनम कुमारी ने साइबर क्राइम शाखा में प्राथमिकी दर्ज कराई है। किशोरगंज निवासी युवती ने पुलिस को बताया कि निश्चल शाह नामक शख्स से उनकी जान पहचान हुई, जो खुद को एलटी कंपनी बेंगलुरु में आर्किटेक्ट बताता है। वह खुद को नेपाल निवासी बताकर भारत में 9 वर्षों से रह रहा है। आरोप है कि युवक ने फ्लैट खरीदने, रजिस्ट्रेशन कराने और ट्रेडिंग में निवेश के नाम पर उससे मोटी रकम ऐंठ ली है। युवती ने बताया कि आरोपी ने शुरुआत में झूठे वादे कर विश्वास जीत लिया, फिर चेक भेजने का बहाना कई बार पैसे मांगे। बताया गया कि आरोपी के बैंक खाता फ्रीज हो गया है, जिसके चलते वह भुगतान नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा उसने यह भी झूठा दावा किया कि बैंक मैनेजरों और सीए द्वारा रिश्वत मांगी जा रही है। युवती को फर्जी चेक रसीदें और MTSN नंबर भी भेजे गए हैं। पीड़िता ने यह भी बताया कि आरोपी के पास कई मोबाइल नंबर है जिनसे वह कॉल और मैसेज करता रहा। इनमें से एक नेपाल का नंबर भी शामिल है। इसे वह अपने पिता राकेश शाह का नंबर बताता है। आरोपी द्वारा धमकी भी दी गई कि अगर 10 दिनों के भीतर शिकायत वापस नहीं ली गई तो वह अपना नंबर बंद कर देगा और कभी नहीं मिलेगा। दुबई में बैठे अपराधी प्रिंस खान की जमशेदपुर में बढ़ी सक्रियता, रंगदारी के लिए सुजीत सिन्हा गिरोह से मिलाया हाथ। दुबई में बैठकर अपना आपराधिक गिरोह चलाने वाले प्रिंस खान की सक्रियता अब जमशेदपुर में भी बढ़ती जा रही है, जिसने पूरे क्षेत्र के कारोबारियों में दहशत फैला दी है। हाल ही में प्रिंस खान के नाम पर जमशेदपुर के सीताराम डेरा स्थित भुयाडिया निवासी कारोबारी हरेराम सिंह के घर के बाहर हवाई फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। इस वारदात के पीछे गोलमुरी निवासी दशरथ शुक्ला का हाथ होने का आरोप है। दशरथ शुक्ला पर आरोप है कि वह रांची, जमशेदपुर और धनबाद के कारोबारियों से कुख्यात अपराधी लॉरेंस बिश्नोई और प्रिंस खान के नाम पर रंगदारी की मांग कर रहा है। उस पर जमशेदपुर में राहुल झाबड़ा पर फायरिंग करने का भी आरोप है। संगठित अपराध पर रांची पुलिस की गहन जांच में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। एसएसपी राकेश रंजन के निर्देश पर गठित पुलिस टीम की जांच में सामने आया कि रांची में कारोबारियों को धमकाने और उनसे लेवी वसूलने के लिए अपराधी प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा के गिरोह ने आपस में गठबंधन कर लिया है। एसीबी को मिला विनय सिंह का दुबई कनेक्शन, बिहार बंगाल में भी निवेश की जांच करेगी एजेंसी। झारखंड के चर्चित शराब घोटाला और हजारीबाग में हुए लैंड स्कैम की एंटी करप्शन ब्यूरो जांच कर रही है। अब तक की जांच में एजेंसी को व्यवसायी विनय सिंह के संदिग्ध लोन और अवैध निवेश का पता चला है। इसके बाद एसीबी अब मनी लॉन्ड्रिंग के नेटवर्क भी खंगालने में जुट गई है। अब तक की जांच में यह जानकारी सामने आई है कि झारखंड और बिहार के अलावा विनय सिंह की कंपनी से देश के बाहर भी बड़ी रकम भेजी गई है। पुख्ता जानकारी के मुताबिक करोड़ों रुपए दुबई भेजे गए हैं और उसे वहीं इन्वेस्ट किया गया है। इस पूरे खेल में राज्य के नौकरशाह भी शामिल हैं। एसीबी इस बात की भी जानकारी इकट्ठा कर रही है कि विनय सिंह ने रांची, हजारीबाग, गुमला, धनबाद के अलावा बंगाल के कोलकाता और बिहार के लखीसराय व पटना में कहां और कितनी चल और अचल संपत्ति अर्जित की है। विनय सिंह की कंपनी MSSS मोटोजन प्राइवेट लिमिटेड में कुछ वरीय अधिकारियों की काली कमाई को वैध किए जाने के लिए इन्वेस्टमेंट के तौर पर दिखाया गया है। ठंड से पहले झारखंड में चिकन पॉक्स ने डराया, अस्पताल में तेजी से बढ़ रहे मरीज। आमतौर पर चिकन पॉक्स वसंत ऋतु और गर्मी में ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन इन दिनों रांची में तेजी से इसका संक्रमण फैल रहा है। खासकर रिम्स के डॉक्टर्स कॉलोनी के पीछे शंकर नगर, कुसुम विहार आदि क्षेत्रों में चिकन पॉक्स का संक्रमण बड़े पैमाने पर बढ़ा हुआ है। रिम्स में मेडिसिन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर संजय सिंह कहते हैं कि उनके ओपीडी में भी चिकन पॉक्स के कुछ मरीज पहुंचे हैं।
वेरिसेला जोस्टर वायरस से होने वाला चिकन पॉक्स एक बेहद संक्रामक रोग है। यह मुख्य रूप से बच्चों को प्रभावित करता है। उन्होंने कहा कि हालांकि यह पूरे साल हो सकता है, लेकिन गर्मियों के महीने में इसके मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। गर्म मौसम वायरस के पनपने और फैलने के लिए आदर्श वातावरण प्रदान करता है। उच्च आर्द्रता का स्तर वातावरण में वायरस के जीवित रहने में मदद करता है। डॉक्टर सिंह कहते हैं कि किसी भी कारण से यदि किसी को चिकन पॉक्स हो गया तो मौसमी परिवर्तन के कारण, इस मौसम में सर्दी जुकाम के कारण इसके संक्रमण का प्रसार तेज हो जाता है। स्किन टच से ज्यादा या छींक व खांसी के माध्यम से दूसरे को फैलता है, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। यह दवा से पूरी तरह ठीक हो जाता है। यह ऐसी वायरल बीमारी है जिसका टीका उपलब्ध है। टीका ले लेने से इससे बचाव संभव है। हाईकोर्ट ने कहा, गृह सचिव बताएं कब तक राज्य के थानों में सीसीटीवी कैमरे लग जाएंगे। झारखंड के थानों में सीसीटीवी नहीं होने पर लिए गए संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई की गई। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट ने गृह विभाग के प्रधान सचिव से पूछा कि राज्य के थानों में कब तक सीसीटीवी कैमरे लग जाएंगे। कोर्ट ने शपथ पत्र के माध्यम से यह जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। कोर्ट ने गृह सचिव को सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की समय सीमा बताने का निर्देश भी दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी। इससे पहले एसएसपी की ओर से एक प्रति शपथ पत्र दाखिल किया गया था। हालांकि अदालत ने इसे राज्य सरकार की ओर से दायर शपथ पत्र नहीं माना है। झारखंड हाईकोर्ट ने एसीबी में दर्ज 211 पीई की जांच पूरी न होने पर कड़ी नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने बुधवार को इस मामले में एसीबी से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने एसीबी के महानिदेशक डीजी को शपथ पत्र के माध्यम से यह बताने को कहा कि इन लंबित मामलों का निपटारा कब तक होगा। कोर्ट ने अगली सुनवाई 6 नवंबर को निर्धारित की है। भुरकुंडा थाना क्षेत्र में चोरों ने बंद घर को बनाया निशाना। सोना चांदी से लेकर बाइक, टीवी और बर्तन ले उड़े। रामगढ़ के भुरकुंडा थाना क्षेत्र में चोरों ने ऐसी चोरी की घटना को अंजाम दिया है कि घर का कोई भी सामान नहीं छोड़ा। घटना सौंदा बाजगढ़ खदान के पास स्थित एक निजी आवास की है, जो शंभुनाथ शर्मा का है। जानकारी के अनुसार शंभुनाथ शर्मा 21 सितंबर को किसी निजी कार्य से हजारीबाग स्थित अपने गांव गए थे। इसी बीच 21 अक्टूबर की रात उनके आवास में चोरों ने धावा बोल दिया और घर का लगभग सारा कीमती सामान चोरी कर लिया है। घटना का खुलासा 22 अक्टूबर को दोपहर करीब 1 बजे हुआ, जब पड़ोसी ने सूचना दी कि घर का ताला टूटा हुआ है और अंदर सामान बिखरा पड़ा है। सूचना मिलने के बाद शंभुनाथ शर्मा तुरंत मौके पर पहुंचे और पुलिस को इसकी जानकारी दी। चोरी किए गए सामानों की सूची भी हैरान करने वाली है। चोर घर से 2 सोने की चैन, 2 सोने के हार, 3 जोड़ी सोने की बालियां, 4 जोड़ी सोने के झुमके, 3 सोने की अंगूठियां, 1 जोड़ी सोने का टप्स, 4 जोड़ी चांदी की पायल, 16 पीस चांदी का बेरा, 2 पीतल की बाल्टियां, 2 कढ़ाई, 2 परात, 4 लोटे, 4 थालियां, 4 कटोरे, 4 गिलास और 2 पतीले लेकर फरार हो गए हैं। इसके अलावा एक बाइक, बैटरी, इन्वर्टर, टीवी, स्पीकर और 20,000 रुपए नकद भी चोरी किए गए हैं। पीड़ित शंभुनाथ शर्मा ने भुरकुंडा थाना प्रभारी को लिखित शिकायत कर निवेदन किया है कि जल्द से जल्द चोरों को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की जाए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आसपास के इलाके में संदिग्धों की तलाश जारी है। दुरंतो एक्सप्रेस पर पथराव, एक यात्री घायल। मनोहरपुर स्टेशन के पास हुई घटना। खिड़की पर पत्थर लगने से शीशा हुआ चकनाचूर। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर रेलवे स्टेशन के पास दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव की घटना सामने आई है। मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से हावड़ा जा रही इस ट्रेन पर अज्ञात असामाजिक तत्वों ने पथराव किया है, जिससे एक यात्री घायल हो गया है। यह घटना बुधवार की शाम दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर रेल मंडल से गुजरते समय हुई है। पथराव के कारण ट्रेन के A4 कोच की एक खिड़की का शीशा टूट गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 33 नंबर सीट पर बैठे यात्री की खिड़की पर पत्थर लगने से शीशा चकनाचूर हो गया था। अचानक हुए इस हमले से बोगी में अफरा तफरी मच गई। घायल यात्री को ट्रेन स्टाफ द्वारा तत्काल प्राथमिक उपचार दिया गया। चोटें गंभीर न होने के कारण यात्री ने आगे की यात्रा जारी रखी। घटना की सूचना तुरंत ट्रेन के टीटी ने रेल RPF को दी है। इसके बाद ट्रेन को रोका गया और RPF तथा रेलवे अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। आसपास के इलाके में तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन पथराव करने वाले अब तक पकड़े नहीं जा सके हैं। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।